गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ही रहना चाहिए आप सभी को। बहुत बढ़िया, भगवान आपको हमेशा बढ़िया रखे, खुश रखे। तो आज हम सेकंड पार्ट जो आपके न्यू किंग्स एंड किंगडम का, जो पहले एक वन पार्ट बना दिया था मैंने, आपने देखा होगा कि वन पार्ट में हमने न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में स्टडी किया था। न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि पहले हमने देख लिया था कि आपके चाहमान्स के बारे में मैंने बात की थी और पालाज के बारे में आपको समझाया था, राष्ट्रकूट के बारे में आपको समझाया था कि ये 3 न्यू डायनेस्टीज़ 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में आ चुकी थी। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, फिर हमने देखा था कि किस तरह से न्यू जो डायनेस्टीज़ है वो एमरजेंस होती हैं। कौन कौन से राजा थे जो नए राजा बने और उन्होंने कौन कौन से टाइटल्स लिए। एक्चुअल में वो पहले सामंत हुआ करते, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो सामंत हुआ करते थे। जैसे कि वो पहले अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगाते थे, महासामंता और महामंडलेश्वरा। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि कैसे उन्होंने अपने नाम के आगे बड़े बड़े जो टाइटल्स लगाए। और जो पहले चीफ हुआ करते थे, वॉरियर चीफ हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अब जो है बड़ी पोजीशंस पर किंग के रूप में आने लगे थे। जैसे कि इसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं। दंती दुर्ग, जिसने एक रिचुअल परफॉर्म कराई थी, हिरण्यगर्भा, याद रखना है, हिरण्यगर्भा मतलब सुनहरा गर्भ। तो वो उसने परफॉर्म किया था। उसके बाद वो खुद एक क्षत्रिय अपने आप को डिक्लेयर कर देता है। ये परंपरा कराने के बाद, ये परंपरा उसने ब्राह्मणों से करवाई थी। ठीक है, अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए, जबकि वो क्षत्रिय था नहीं, मतलब क्षत्रिय बनाने के लिए। इसी तरह से क्योंकि क्षत्रिय राजा बन सकते थे उस टाइम में, हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कदम्ब म्यूर शर्मन के बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि ये भी वो था जो कि ब्राह्मण था, लेकिन बाद में क्योंकि मिलिट्री के अच्छी नॉलेज थी उसको, उसके जो लोग भी मिलिट्री इकट्ठा करते हैं और फिर मतलब वो पावरफुल बन जाता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि भाई केवल जो है रिचुअल करा के आप किंग बनते हो। इसमें ये भी एग्जांपल दिखाया कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मण थे लेकिन वो युद्ध लड़के किंग बने। ठीक है, जैसे इसका नाम था कदम्बा म्यूर शर्मन। ठीक है, और गुज्जर प्रतिहार का एक हरिचंद्रा, जैसे ये भी एक ब्राह्मण थे। तो इन्होंने भी ब्राह्मणाई का काम छोड़कर फिर वो ट्रेडिशनल वर्क अपना लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, ओके। फिर हमने ये देखा कि इनका प्रशासन कैसे चलता है, हमने ये भी पिछले उसमें पढ़ा था। ये एक जो मैंने आपको बताई थी, ये पूरी की पूरी आपको एक नरसिंह भगवान विष्णु जो थे, उनका जो नरसिंह अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उसके बारे में आपको मैंने समझाया था। ये अजंता अलोरा की गुफाओं पर ये चित्र लगे हुए हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, ये अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगाते, जैसे मैंने बताया महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज, ऐसे वो टाइटल लगवाते थे। जैसे कि ग्रेट किंग और एक त्रिभुवन चक्रवर्ती, एक ये भी टाइटल होता था, मतलब कि वो थ्री वर्ल्ड का एक किंग है। तो ऐसे बड़े बड़े वो टाइटल्स लगवाते। देखो ये इस पिक्चर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये अलोरा, अजंता अलोरा की गुफाओं में ये भगवान विष्णु की पिक्चर्स यहाँ दिखाए गए, जिसमें उनको मैन लॉइन के रूप में दिखाया गया। ओके, फिर हमने देखा था कि एडमिन करते हुए लोग अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते थे। जैसे हमने बताया था आपको 400 टाइप के टैक्स तो साउथ में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को मिले हैं कि भाई इंस्क्रिप्शन साउथ की होती थी, उनसे वो टैक्स लिया करते थे। ठीक है, मतलब कि टैक्स जो है बड़े बड़े लेवल पे उनसे इकट्ठे किया करते थे। ठीक है, तो देखो ये 400 टाइप के टैक्स उन्होंने बता रखे हैं यहाँ पर। 400 टाइप के अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते, जिनमें एक विटी नाम का कॉमन टैक्स हुआ करता जो लगभग सभी लेते थे। और विटी के अलावा, मतलब कि विटी क्या होता था, लेबर टैक्स, मतलब कि आपको टैक्स के बदले लेबरिंग करनी पड़ेगी राजा के एग्रीकल्चर फील्ड्स में या लैंडलॉर्ड्स के पास या फिर राजा के महल में, तो आपको उस तरह का टैक्स देना होता था। मतलब कि फोर्स लेबर के रूप में आप उनके यहाँ पर काम करोगे, पैसा नहीं देना होता था, फोर्स लेबर के रूप में। अब देखो एक और एक कदमई नाम का टैक्स था जो कि लैंड रेवेन्यू के रूप में उनके पास, राजा के पास जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। कई बार तो पाम ट्री के ऊपर जो लेडर्स यूज़ की जाती है उसको भी वो लोग यूज़ करते थे और टैक्स के लिए। मतलब कि राजा जब जो पाम ट्री है, मतलब कि ऊंचे ऊंचे पाम के ट्री होते थे, पाम जैसे कोकोनट लाइक ट्री होता है वो, तो उतने ऊंचे ऊंचे जो पाम ट्री होते थे उनके ऊपर से वो सीढ़ियाँ उस पर चढ़ने के लिए जो चाहिए होती थी उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो अब फाइनली हम आ गए हैं इस वाले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रशस्तीज एंड ग्रांट्स। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है एक्चुअल में?
प्रशस्ति का मतलब होता है जैसे कोई राजा बहुत बड़ा राजा है, मान लीजिए अकबर है या कोई एनीथिंग, कोई समुद्रगुप्त है या फिर कोई चंद्रगुप्त मौर्य, कोई भी मान लीजिए एनीवन, तो वो अपने बारे में, अपने राज्य के समय के बारे में, मतलब जितना भी उसका राज्य हुआ, मतलब जितना भी उसने काम किया अपनी लाइफ में, उन सब के बारे में वो लिखवाना चाहेगा। ठीक है, मतलब कि अपने अचीवमेंट्स, राजा अपनी क्या करना चाहेगा, अचीवमेंट क्या करना चाहेगा, वो लिखवाना चाहेगा। लेकिन लिखने के लिए उस समय होते कौन थे, या तो ब्राह्मण होते थे, देखो यह दिखा रखा है, लर्निड ब्राह्मण उनके राजाओं के बारे में लिखते थे, या फिर चारण भाट। इन लर्निड ब्राह्मण को चारण और भाट भी कहा जाता था, चारण भी कहते थे और उनको भाट भी कहते थे, जो राजा की वृदावली गाया करते थे। क्या कहते थे, प्रशस्ति लिखी भी जाती थी और गाकर सुनाई भी जाती थी, मतलब कि वो क्या गाते थे, वृदावली। क्या गाते थे, वृदावली। ठीक है, वृदावली गाते थे, मतलब कि प्रशस्ति लिख दी फिर वो वृदावली गाते थे। तो मतलब राजा अपनी बड़ाई के बारे में लिखवाता था, फिर उनको इनाम मिलता। आपने देखा वो कभी बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, उन सीरियल्स में दिखाया गया कि भाई राजा के सामने बड़ी बड़ी उसने जो कविताएं गाई, राजा की बड़ाई की, और राजा ने खुश होकर ये ले माला ले ले भाई तू, और मोतियों की माला उसको दान कर दी, या फिर उसको जो है क्या दे दिया, पैसे दे दिए, गोल्ड की जो है उसको गोल्ड कॉइन्स दे दिए, और थाली भर के लाए और उसको दान कर रहे हैं, ले भाई ले जा तू ले जा, ऐसे। ठीक है, तो प्रशस्तिज लिखी जाती थी। आई थिंक प्रशस्ति समझ में आ गई होगी आपको। प्रशस्ति का मतलब ये हुआ कि राजा के बारे में, उसके डायनेस्टी, उसकी वंश के बारे में, वो कब राजा बना, उसको कब सन हुआ, कब उसको बेटा हुआ, ये सारी बातें वो लिखवाते थे उस टाइम में। ठीक है ना, वो सारी बातें लिखी जाती थी। ओके, अब जो प्रशस्ति लिखता था उन ब्राह्मणों को जमीनें दान भी दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स। देखो ये लैंड ग्रांट्स लिखा हुआ है कि जमीनें उनको दान दी जाती थी। ओके, तो अब वो ब्राह्मण बड़ाई लिखेगा तभी तो दान देंगे ना उसको। मान लो राजा के बारे में बुराई लिखेगा या बुराई गाएगा, वो वृदावली गाएगा, तो समझ लो वो गया काम से, वो सजा भी होगी, उस ब्राह्मण को राजा सजा भी दे सकता है, लेकिन उसको राजा की, समझ गए आप लोग, राजा की, चाहे राजा कुछ भी हो भाई, चाहे राजा घटिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उस ब्राह्मण को तो वृदावली गाते हुए या प्रशस्ति लिखते हुए उसके बारे में अच्छा लिखना पड़ेगा कि राजा एक वैलेंट, ठीक है, वैलेंट और विक्टोरियस है। वैलेंट का मतलब है बहुत दानी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दानवीर, बहुत ही जो सुशील, और मतलब बढ़िया बढ़िया बातें लिखें ताकि राजा जल्दी से खुश हो जाए और जो है भर भर के वो गोल्ड दे, मालाएं तोड़ तोड़ के हमें दे, हुआ मजे आ जाए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया बातें वो लिखता था उसके बारे में। ठीक है, और कई बार इन प्रशस्तियों में राजा के प्रशासन के बारे में भी ये लर्निड ब्राह्मण लिखते थे। ठीक है ना, भाई राजा प्रशासन कैसे करते। सम्राट अकबर के बारे में लिखा गया कि राजा अकबर के टाइम में 15 सूबे प्रांत हुआ करते थे। औरंगजेब के टाइम में जो है लगभग 21 प्रांत यानी 21 स्टेट्स हुआ करते थे। औरंगजेब का तो बड़ा सा नाम था, अब आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, जो कि अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर जिसका नाम रखा गया था। तो बहुत गजब की कहानियां हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत मजे आने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए इसमें क्या दिखा रखा है, एक दिखा रखी है आपको प्रशस्ति कि भाई प्रशस्ति में क्या क्या लिखा जाता था। एक राजा है यहाँ पे नागभट्टा, ये नागभट्टा राजा, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में दिखाया गया है कि राजा नागभट्ट ने किस तरह की अचीवमेंट अपने लाइफ में अचीव की और वो क्या कितना महान था, उसके बारे में लिखा गया कि वो कितना महान था। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि जो है गुप्त रूलर के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। प्रशस्ति आपको याद होगा ना, गुप्त रूलर समुद्रगुप्त जो कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, वीणा, कि समुद्रगुप्त को जो है अच्छे राजसी कपड़े पहने हुए और वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो समुद्रगुप्त ने भी मतलब गुप्त डायनेस्टी का राजा समुद्रगुप्त ने भी अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि उसने कब कौन सी वार लड़ी, उसने लोगों को कितने अच्छे काम किए, मंदिर कितने बनवाए। पहले के ज़माने में ये भी होता था कि राजा जितने ज़्यादा मंदिर बनवाता था गॉड गॉडेस के, लोग उसको उतना ही लाइक करते थे, उतना ही लाइक करते थे उसको। ठीक है, तो देखिए अब ये नागभट्टा की प्रशस्ति हम देख रहे हैं इसमें। तो ये प्रशस्ति लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। ओके, और ये हमें कहाँ से मिली है? ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये प्रशस्ति हमें मिली है।
भाई इसी को देखकर तो इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखा कैसे जाता है? हमने पढ़ा था पिछले वाले लेसन में कि कोई भी इतिहासकार लिखता है जब उसको कोई चीज़ें मिलती हैं। मान लीजिए इंस्क्रिप्शन मिली, पत्थरों पर लिखा हुआ कुछ मिला, जैसे कि कॉइन्स पर उसको लिखा हुआ मिला, समझ रहे हो आप लोग? मान लो आप एक इतिहासकार हो, जैसे मान लो जब मान लो कोई भी बच्चा इतिहासकार बन जाए और उसको कोई चीज़ें मिले, कोई सिक्के मिले या फिर कोई लिखी हुई कोई बातें मिले, तो उससे वो दिमाग लगाने लग जाएगा कि भाई ऐसे राजा ये पहले ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे पूरा दिमाग लगाने लग जाएगा। समझ रहे हो ना? तो हमें एक प्रशस्ति मिली, किसके बारे में मिली? नागभट्ट के बारे में। किसके बारे में मिली? नागभट्ट। और नागभट्ट के बारे में क्या बताया गया कि वो नागभट्ट की लिखी हुई प्रशस्ति संस्कृत में थी, ओके, जो हमें ग्वालियर से मिली। ओके, ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है। किसके बारे में लिखा गया था? नागभट्ट के बारे में लिखा गया। अब ये है कौन भाई? ये प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक किंग हुआ है। किसका किंग हुआ है? गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का ये एक किंग हुआ है। ओके, तो देखिए अब इसके बारे में क्या लिखा उस लिखने वाले ने, लर्नेड ब्राह्मण ने क्या लिखा उसके लिखने वाले के बारे में। ओके, तो देखिए उसने लिखा कि राजा नागभट्ट, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज, ठीक है, चक्रवर्ती महाराजा नागभट्ट क्या हैं? किंग है आंध्रा के, आंध्रा के किंग हैं वो। उनके पास आंध्रा की ज़मीनें हैं, आंध्र प्रदेश, सैंधव की उनके पास लैंड्स हैं। इतने बड़े महाराज हैं कि उनके पास चारों तरफ एरिया बहुत फैला पड़ा है। और सिंध, जिसको सैंधव, जिसको शॉर्टकट में हम सिंध कह सकते हैं, सिंध का मतलब जहाँ इंडस रिवर निकलती है, पाकिस्तान का एरिया। भाई सिंध का मतलब पाकिस्तान, इस्लामाबाद के आसपास का एरिया। ओके, और विदर्भ, ठीक है, विदर्भा आजकल कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, जो ये छत्रपति शिवाजी के टाइम में बड़ा फेमस हुआ था। विदर्भ बहुत फेमस हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो कलिंगा, ये तो आपने पढ़ा है पहले भी। तो नागभट्ट जो है इन सारे राज्यों का राजा हुआ करता था। कलिंग के बारे में आपने क्या पढ़ा था, याद है आपको? किंग अशोक ने कलिंग में अटैक किया था। कब अटैक किया था? 261 में। कब अटैक किया था? 261 BC उसने तब अटैक किया था। और वो कितना भयंकर मारकाट किया था उसने। तो आजकल कलिंग क्या कहलाता है? उड़ीसा। तो क्लियर है, समझ आ रहा है बिल्कुल कि नागभट्ट कहाँ का राजा था? उसने आंध्र प्रदेश का राजा बताया उसे, आंध्र प्रदेश, सेंधव, विदर्भ। कहाँ का राजा है? आंध्र प्रदेश, सेंधव, विदर्भ और कलिंगा, इन सब का वो राजा है। ओके, अब और भी एरिया जीते उसने। देखो ब्राह्मण कितनी बड़ाई लिख रहा है उसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिले? या तो लैंड ग्रांट्स मिलेगी, या गोल्ड मिलेगा, या राजा खुश होकर माला तोड़ के दे देगा, मोतियों की माला। अरे दे देगा कि नहीं दे देगा? आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की पढ़ाई करते, क्या मिलता है? जेब खर्ची मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो भाई थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई किया करो, ज़्यादा पढ़ाई किया करो थोड़ी सी, मम्मी की, पापा की, तो मिलेंगे पैसे बढ़िया। हो सकता है 10 मिल जाए, हो सकता है 20 मिल जाए, हो सकता है 2000 मिल जाए, 1000 मिल जाए। तो लिखो प्रशस्ति अपने पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो देखो अब ये है कि भाई कि वो अब बताएगा, प्रशस्ति में बताएगा, ब्राह्मण बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? नागभट्ट के बारे में बता रहा है वो, कि उसने ये एरिया तो थे उसके पास, और फिर उसने जीत लिया चक्रयुद्ध नाम का रूलर, चक्रयुद्ध को हरा दिया युद्ध में। और क्या जीत लिया उसने? कन्नौज जीत लिया, यूपी का, ठीक है। ओके, और फिर उसने एक और काम किया, कहता है कि फिर उसने और काम और भी जीता उसने। और क्या जीता उसने जीता वेंगा एरिया। बंगाल को पहले वंग कहते थे, पहले वंग कहते, आजकल बंग कहलाता है, फिर बाद में बंगाल बन गया, फिर इसके 2 टुकड़े और हो गए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आजकल हमारे पास वेस्ट बंगाल है, उनके पास यानी कि बांग्लादेशी वाले, बांग्लादेश वाला जो है वो ईस्ट बंगाल। तो इस तरह से क्या होता है कि बंगाल का पार्ट उसने जीत लिया। ओके, फिर देखिए अनंतरा भी उसने जीता। अनंतरा कहाँ है? गुजरात, आजकल का गुजरात, पहले का अनंतरा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो उसने मालवा को जीता, मालवा मध्य प्रदेश, यहाँ छत्रपति भी हुआ करते थे। औरंगजेब की कभी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ आके उसको जो कंट्रोल करे, कभी हिम्मत नहीं हुई उसकी, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश पूरा जीत लिया उसने। फिर उसके बाद किरत का एरिया जीता। किरत मतलब ट्राइबल एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया होता था, ट्राइबल एरिया होता था। फिर तुरुष्का मतलब तुर्क को जीता। और फिर उसने वत्स जीता। फिर उसके बाद उसने मत्स्य जीता। मत्स्य इधर राजस्थान की तरफ पड़ता है, अलवर की तरफ मत्स्य नगर पड़ता है, ठीक है। तो उसने सारे एरिया जीते, देखो कितना बड़ा। तो हम उसके नाम के आगे अगर टाइटल लगाएं चक्रवर्ती त्रिभुवन चक्रवर्ती, तो सही होगा।
अरे हमने देखा तो था कि वो बड़े बड़े टाइटल लगाते थे। देखो आपने टाइटल्स के बारे में पढ़ा था कि वो बड़े बड़े टाइटल लगाते थे। क्या क्या टाइटल लगाते थे हमने देखा था ना, यहाँ पे ये रहा, देखो ये रहा, हमने टाइटल देखा था कि वो त्रिभुवन चक्रवर्ती ने अपने साथ लगाते थे नाम टाइटल, और महाराजा अधिराज वो लगाते थे। तो ऐसे थोड़ी ना लगाते होंगे। इस प्रशस्ति में हमें क्लियर दिख रहा है कि वो बहुत सारे एरिया जीत चुका है। वो इस प्रशस्ति में हमें दिखाया गया उसकी अचीवमेंट। तो यही तो लिखा जाता था अचीवमेंट में। ओके, और देखो फिर राजा ब्राह्मण से खुश होकर उसको क्या करेगा, लैंड ग्रांट करेगा। क्या करेगा, लैंड ग्रांट्स, ठीक है। लेकिन वो लैंड ग्रांट्स जो होगी वो भी लिखित में देगा, कॉपर प्लेट्स पर। ये देखो कॉपर प्लेट्स यहाँ दिखाई गई है आपको, ये कॉपर प्लेट्स आप देख रहे हो जो कि एक हुक में एडजस्ट की गई हैं ताकि ये खराब ना हो, और इनके ऊपर राजा की मोहर भी लगी होती थी। राजा के राज आदेश यानी कि किंग ऑर्डर लिखे होते थे और आदेश लिखे होते थे, और किंग की मोहर लगी होती थी। क्या लगी होती थी, सील लगी होती थी इस पे। ब्राह्मण को डोनेशन मिलता था। तो देखो किंग हमेशा जो भी उसकी प्रशस्ति लिखता तो हमेशा उनको रिवार्ड दिया करते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते, जमीनें दान में उनको दी जाती, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड कहाँ होते थे, ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पर। कॉपर की जो प्लेट्स होती है उनके ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, देखो आप देखोगे ये लिखा हुआ है, आप देखिएगा ये देखो कितने बारीक 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 अक्षरों में ये लिखा गया है। देखो कितना लिखा गया है, ये देखिए कितना लिखा गया है, ये देखिए कितना लिखा गया है। इन्होंने कितना सारा लिख दिया है इसके बारे में। देखो ये सारी संस्कृत लैंग्वेज में, ज़्यादातर क्यों ब्राह्मणों को संस्कृत आती थी तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। अब इस कॉपर प्लेट पे जो लिखा गया है ये मान लीजिए कि लैंड ग्रांट है, ये ब्राह्मणों को मिली हुई है। जिस ब्राह्मण को मिली उसके पास रहेगी, फिर उसके बाद उसके बेटे के पास, लेकिन बेटा जो होगा ब्राह्मण का, मान लो एक ब्राह्मण मुझ ब्राह्मण को मिले, मान लो मुझे ही ब्राह्मण मान लो आप, मुझे मिली है, तो जरूरी नहीं कि मेरे बेटे को ये ज़मीनें एज इट इज़ रह जाएं, किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई पिता को मिली है, बेटे को जो है मिले या नहीं मिलेगी तो वो चीज़ें राजा कंफर्म करेगा ये चीज़ें। ओके, तो ऐसा भी होता था। जरूरी नहीं कि एक बार ज़मीन मिल गई तो हो गई पुश्तैनी, अगली बार वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। अगर राजा ब्राह्मण के बेटे से खुश नहीं हुआ तो ख़त्म गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से चीज़ें होती थी। ओके, ये देखो ये दिखा रखा फिगर नंबर 2 में। ओके, तो इस सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स ये दिखाया हुआ है जिसमें ग्रांट्स लिखी हुई हैं और रूलर जो लिखवाते थे लोगों से ताकि वो ब्राह्मणों को दी जा सके। ओके, और ये ज़्यादातर 9th सेंचुरी में शुरू हो गया था, ये सब कुछ संस्कृत में लिखना शुरू हो गया था। ये तमिलनाडु की एक प्रशस्ति आपको दिखाई गई है, तमिलनाडु में हमें मिली, किसी राजा ने लिखवाया होगा कॉपर प्लेट पे तो हमें वो मिल गई और हमने फिर उससे अपना इतिहास बनाया। ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता था, राजा का दिया हुआ एक आदेश, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कि मान लो कोई सेनापति आएगा और ये कहेगा भाई ब्राह्मणों ज़मीन खाली करो, तुम अपनी ज़मीन खाली करो, यहाँ से निकलो, तो उस जगह पर फिर वो ब्राह्मण वो लैंड ग्रांट दिखा देगा। क्या दिखाएगा, ये वाली लैंड ग्रांट वो दिखा देगा। और लैंड ग्रांट दिखाते ही आप ये मान लो क्या होगा, ज़मीनें जो डोनेशन दी गई है वो दिखाते ही क्या होगा, सेनापति वापस चले जाएंगे क्योंकि राजा का लिखा हुआ मोहर लगी हुई यार, उसमें क्या कर सकते हो बताओ। भाई कोई सेनापति आया है राजा का और वो कह रहा है कि ज़मीन तुम्हारी कैसे क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तो वो दिखा देगा प्रशस्ति अपनी, ब्राह्मण अपनी लिखी हुई प्रशस्ति दिखा देगा। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर है। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे। अब वो पॉइंट क्या है, ये देखिए ये पॉइंट क्या है, ये देखिए। तो अब व्हाट वाज गिवन, ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट वाज गिवन विद लैंड। इस लैंड के अंदर क्या हो सकता था, मान लो ज़मीन दी गई, ज़मीन बंजर भी तो हो सकती है जिसमें कुछ भी ना हो, ज़मीन कोई रिवर का एरिया भी हो सकता है, मान लीजिए जहाँ पर रिवर ही निकल रही हो, तो वो ज़मीन किस रूप में होती थी। देखो ये क्लियर यहाँ दिखा रहा है कि तमिलनाडु में एक चोला इंस्क्रिप्शन से ये मिला, एक चोला एम्पायर, चोल डायनेस्टी का जो एम्पायर था उससे ये देखने को मिला कि वहाँ पर जो चोल डायनेस्टी के किंग थे वो जिस तरह से लोगों को प्रशस्ति लिख कर दिया करते थे, वो उसमें उस ज़मीनों में होता क्या था ज़्यादातर आप देखोगे, उन ज़मीनों में आप देखोगे ये वो ज़मीनें जो दी जाती थी वो उसकी बाउंड्री बनी होती थी। वो ज़मीनें जो ग्रांट दी गई हैं, किसी को डोनेशन की गई है, तो उसके चारों तरफ मिट्टी के एम्बैकमेंट बने होते थे, मतलब कि ऊंची ऊंची दीवारें मेड वगैरह बनी होती थी। ओके, उसके अलावा
प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, वहाँ पर झाड़ियाँ भी हो सकती थी। वो ज़मीन जो दान में मिली उस पर झाड़ियाँ भी खड़ी हुई हो सकती थी, ठीक है। और इसके ऊपर और भी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो किसी ब्राह्मण को जब ज़मीन दान कर रहा है तो राजा के पास हो सकता है वो फ्रूट के बाग हो। लो भी राजा ने दे दिया फ्रूट का बाग, ये ब्राह्मण का हो, जा ब्राह्मण खा ले फ्रूट, मौज कर, फुल ऐश कर जा। तो इस तरह से उस ज़मीन के ऊपर फ्रूट बियरिंग ट्री भी हो सकते हैं कि वहाँ उस ज़मीन पर पेड़ लगे हुए हों, बाग लगा हुआ हो और ब्राह्मण की मौज बन जाए, भाई बढ़िया काम हो गया, राजा ने मुझे बढ़िया काम दे दिया, बढ़िया ज़मीनें दे दी, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर वाटर लैंड हो, वो पानी वाला एरिया भी हो सकता है, या फिर वहाँ कोई गार्डन बना हुआ हो, या फिर वहाँ पर ऑर्चार्ड कोई बाग लगा हुआ हो पूरा, या फिर कोई ऑर्चार्ड ट्रीज़। और इसके अलावा आप वहाँ पर कोई कुआं भी देख सकते हो, किसी ब्राह्मण को कुआं ही दान दे दिया, कोई वेल पानी का कुआं वो दे दिया डोनेशन, ले जा भाई कोई नहीं तो ऐस कर, ठीक है। उसके बाद ओपन स्पेस कोई खाली एरिया दे दिया हो जहाँ कुछ नहीं एग्रीकल्चर करेगा वो, ओके। उसके बाद पास्चर लैंड कोई चरागाह की भूमि उसे मिल गई हो, मतलब कि लैंड ग्रांट के रूप में कुछ भी हो सकता था। भाई किंग जो है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, किंग जो है लैंड ग्रांट के रूप में ये सारी चीज़ें उसको दे सकता था, ठीक है। ये देखो क्या देगा, ये सारी चीज़ें वो दे सकता है। किसके हिस्से में क्या आएगा उसकी किस्मत तय करेगी, राजा का मन तय करेगा, राजा की नीयत तय करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। समझ गए आप लोग, राजा तय करेगा, उसकी नीयत तय करेगी, ओके। उसके बाद देखिए ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है कोई गांव भी हो सकता है, एंतिल भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म भी यानी कि कोई बड़ा मैदान भी हो सकता है, कोई नहर भी हो सकती है, डिचेस भी हो सकते हैं, खड्डों वाली जगह भी हो सकती है, ओके। रिवर भी हो सकती हैं, ठीक है, रिवर वाला एरिया। स्लिट लैडन यानी कीचड़ भरा एरिया भी हो सकता है, ओके। टैंक्स यानी कि पानी के तालाब भी हो सकते हैं। ग्रेनरी हो सकती है, फिश पाउंड हो सकता है, ग्रेनरी मतलब अनाज ग्रह हो सकता है। बी हाइव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी वो डोनेशन कर सकता है, ओके। और डीप लेक्स हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, गहरी गहरी झीलें भी वो दान कर सकता है, झील पानी की। तो वैरायटियाँ हो सकती थी, ये सारी चीज़ें उनको लैंड डोनेशन के रूप में, लैंड ग्रांट के रूप में मिल सकती थी, ओके। अब देखिए उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में देखिए कि ये जो है हूँ रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स, जिसको ज़मीनें मिलती थी क्या उस ज़मीन से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था या नहीं कर सकता। भाई राजा ने जिसको ज़मीन दान में दे दी तो वो तो ज़मीन उसकी हुई, फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करे या टैक्स कलेक्ट करे वो तो कुछ भी उसकी मर्जी की बात है कि नहीं भाई, उसकी मर्जी की बात है ये तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा या नहीं, राजा उसे करने देगा या नहीं करने देगा। भाई किंग उसे अलाउड करेगा या नहीं, किंग उसे अलाउड करेगा या नहीं, ठीक है ना, किंग उसे अलाउड करेगा या नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि किंग जो है टैक्सेस, ठीक है, उसको टैक्स मतलब जिसको ज़मीन मिलती थी वो टैक्स कर सकता है, वो क्या कर सकता है, टैक्स वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, वो टैक्स वहाँ से कलेक्ट कर सकता है या किसी से करवा सकता है। मान लो ब्राह्मण की नहीं चलती है और वो डरता है भाई किसी ज़मींदार से या किसी और दूसरे से, या उसने अपनी ज़मीन को किसी को पीजेंट को दे दी है, मतलब पीजेंट को दे दी कि भाई तू इस पे खेती कर ले और जो भी है मेरे को इसका दे देना। तो अगर वो खुद नहीं कर सकता तो किसी ऑफिसर को वो लगा सकता, जुडिशियल ऑफिसर से भी वो टैक्स कलेक्ट करा सकता। मतलब कि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण चाहे तो खुद ना करे तो किसी और से वो कलेक्ट करा सकता है, ठीक है। ऑफिसर लगाए जाते थे, ठीक है। टैक्स और भी चीज़ों पे होता था, बीटल लीव्स पर, बीटल लीव्स होती जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आती थी, ओके। वोवन क्लॉथ जो कपड़े बनाते थे उनके ऊपर भी, मतलब बुनने वाले कपड़े जैसे कि स्वेटर बन दिया ये सब कुछ, ठीक है, ओके। और व्हीकल्स पर भी टैक्स कई बार लगते हुए देखे गए थे, मतलब कि जहाँ पर लैंड ग्रांट्स होती थी वहाँ पर इस प्रकार टैक्स लगाए जा सकते। जैसे कि मान लो किसी को रिवर डोनेशन में मिली है, अब वहाँ पर नाव वगैरह चलेगी, जहाज चलेगा, तो क्या ब्राह्मण टैक्स नहीं लेगा उस चीज़ का, ले सकता है, समझ रहे हो ना, ले सकता है, ओके। ही बिल्ड लार्ज रूम, जिसको लैंड मिली है ग्रांट पे वो बड़े बड़े रूम भी बना सकता है, ठीक है। अपर स्टोरीज, उसके ऊपर बिल्डिंग में बना सकता है, ठीक है, ओके। मेड बेक्ड ब्रिक, और वो पकी हुई ईंटों से ज़्यादातर बनाते भी थे। लार्ज एंड स्मॉल वेल डग, कि वो बड़े और छोटे कुएं भी वहाँ बना सकता है, ठीक है। ही कैन प्लांट ट्री, वो वहाँ पर पेड़ भी उगा सकता है, ठीक है। थॉर्नी बुशेस, ठीक है, या फिर वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ भी कई बार जैसे खाली पड़ी रहेगी ज़मीन तो वो झाड़ियाँ भी उग जाती थी, ओके।
इफ नेसेसरी ही कैन गेट कैनाल कंस्ट्रक्ट फॉर इरिगेशन। अगर उसके पास खाली ज़मीन है तो अगर ब्राह्मण को लगे कि भाई मुझे इरिगेशन के लिए नहर बनानी है यहाँ पे ताकि मैं अपनी फसल वगैरह कर सकूँ, तो उस समय वो उसको कर सकता था, मतलब कि वहाँ नहर भी बनाई जा सकती है। ओके, और उसके पानी के लिए वो वहाँ एम्बैकमेंट यानी कि बांध भी बना सकता है। क्या बना सकता है? बंध, वहाँ पर बंध भी बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से वो अपनी ज़मीन यूज़ कर सकते थे, राजा को उनको पूरा अलाउड करता था, और राजा किस किस प्रकार की ज़मीन दे सकता था, किस किस प्रकार की चीज़ें वो उनको डोनेशन कर सकता है, वो देखो ये रहा। ये तो मैंने बताया किस किस प्रकार की ज़मीनें उनको मिलती थी, और ये बता दिया मैंने कि किस किस प्रकार का वो यूज़ कर सकते थे, किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और किस किस प्रकार से उनको लैंड डोनेशन मिल सकती थी, कौन कौन सी लैंड डोनेशन हो सकती थी। ये नंबर 1 पार्ट हो गया और ये नंबर 2 पार्ट हो गया। समझ आ गया? बिल्कुल, ये नंबर 2 पार्ट हो गया। तो इसी तरह के पॉसिबल रिसोर्सेज जो है इरिगेशन से, इरिगेशन उस समय जैसे कुएं बना लिए, बहुत सारे रिसोर्स होते थे, इंस्क्रिप्शन पर लिखे गए थे और डिस्कस भी किए गए थे। ठीक है ना, कि भाई किस किस प्रकार के आजकल आप क्या क्या यूज़ करते हो, ये भी कह रहे हैं कि आजकल आप जो यूज़ करते हो वो बताइए। भाई टैप वाटर भी हमारे पास तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी पाइपलाइन बिछी होती है, कई गाँव में बड़ी बड़ी टैंकियाँ भी बनी होती है, तो पानी की सप्लाई हो जाती है, कुएं वगैरह भी है, बोरवेल भी आजकल तो हमारी सोसाइटी में, नहरें वगैरह भी बनाई गई हैं, तो बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, ओके। फिर देखो आगे इसने अब ये बताया कि भाई 12वीं सेंचुरी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास लॉन्ग संस्कृत पोयम भी लिखी जाने लगी थी, जिसमें किंग की हिस्ट्री भी, इतिहास भी लिखा जाता था। मैंने कहा ना पोयम, वृदावल गाएंगे। कौन गाएंगे? वृदावल, वृदावल। ठीक है, वृदावल वो होते थे जो कि इस तरह की उनके राजाओं के बारे में सॉन्ग या कविताएं गाते ताकि उनको लैंड ग्रांट्स मिले। ओके, उसके बाद कश्मीर के बारे में भी लिखा है किसी ने कि कश्मीर के राजा कलहन के बारे में, कश्मीर के राजा के बारे में कलहन नाम का एक बहुत ही बड़ा राइटर हुआ है, उसने कश्मीर के राजा के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक है, वो एक राइटर हुआ था और उसने कविताएं लिखी। ओके, तो कलहन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर के राजाओं के बारे में पोएम्स, कविताएं वगैरह किसने लिखी, तो किसने लिखी भाई? कलहन ने लिखी। ये देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, और ये हमें कहाँ से मिला? ये उसकी कश्मीर के राजाओं की इंस्क्रिप्शन से मिला, उनके डॉक्यूमेंट से मिला, और बहुत सारे लोगों से, और भी आई विटनेसेस, मतलब जो कश्मीर के राजा थे वो बताते थे कि भाई हमारे यहाँ पर पहले कभी बहुत बड़े कवि, राजकवि जो हैं कलहन हुए हैं, तो उनसे भी पता लगता है। कलहन के बारे में ऐसे आई विटनेस लोगों से भी पता लग सकता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा। जैसे मान लीजिए आपके हरियाणा में है, मान लो भाई जो है बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे कि भाई बड़े बड़े कवि भी हुए हैं हरियाणा में। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई सांग कविताएं ये बहुत टाइम से चली आ रही है। ठीक है, ओके, बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों के नाम और कवियों के नाम रहे यहाँ पर। ओके, फिर देखिए राइटर प्रशस्ति लिखते थे, और ठीक है, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर एंड देयर पॉलिसीज। कई बार प्रशस्ति में क्रिटिक भी लिखे जाते थे कि राजा के बारे में छोटी मोटी बातें वो लिख सकते, लेकिन मरने के बाद, जिंदा होगा तो मार देगा उसे, समझ रहे हो ना? अगर राजा अगर अलाइव है, जिंदा है, तो मार देगा उसको, लेकिन उसके मरने के बाद जो भी मान लीजिए उसकी बायोग्राफी लिखेगा या फिर प्रशस्ति उसके बारे में लिखी जाएंगी, तो वो सब लिखे, क्रिटिक्स लिखेगा। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आ जाता है। अगला टॉपिक हमारा वारफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है ना, कि भाई राज्य तो प्राप्त कर लिया, नए राजा बन गए, पुराने वालों को हटा दिया, लेकिन अब वो अमीर कैसे बनेंगे, वेल्थ कैसे आएगी? समझ रहे हो? अटैक करेंगे ये लोग, अटैक करेंगे, अटैक करके एरिया कैप्चर करेंगे। ओके, तो देखिए ये लोग अटैक करेंगे, एरिया कैप्चर करेंगे। अलग अलग बहुत सारे डायनेस्टीज के लोग हुए हैं, अलग अलग एरिया में हुए हैं, जिन्होंने अलग दूसरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत बार वार लड़ी है, बहुत बार वार लड़ी है। अब इस लेसन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे, किस तरह से अलग अलग अटैकर्स दूर दूर अलग अलग कंट्री से आए और इंडिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया और बहुत नुकसान भी किया, लूटपाट भी की, और कैसे अलग अलग किंग जो कि न्यू किंग बने थे उन्होंने दूसरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अटैक्स किए और एरिया कंट्रोल कर लिया, फिर उनके रिसोर्स का यूज़ कर लिया, फिर उनके रिसोर्स का
यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हम अब इसमें देखेंगे। जैसे कन्नौज के बारे में भी दिखाया गया है। कन्नौज एक ऐसा एरिया था जिसको जीतने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 पता नहीं कितनी कितनी डायनेस्टीज इसके पीछे पड़ जाती है। कन्नौज बहुत ही उपजाऊ मैदान था, फर्टाइल एरिया था। क्या था ये? फर्टाइल। उपजाऊ मैदान का मतलब है फर्टाइल एरिया। तो वो फर्टाइल एरिया था, एग्रीकल्चर बहुत होती थी, मतलब बहुत ही बेहतरीन एरिया था। तो उस कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए गंगा वैली में 3 राजवंशों के बीच में युद्ध हो जाता है। गंगा वैली मतलब यूपी का पार्ट। गंगा, भाई गंगा जहाँ जहाँ बहती है, उत्तराखंड से निकल कर आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से बह के आती है, और फिर उत्तराखंड में जो है उसके 2 नाम पड़ जाते हैं, अलकनंदा और भागीरथी। और फिर वो हरिद्वार से होती हुई देवप्रयाग होती हुई फिर आगे बढ़ जाती है, यूपी क्रॉस करती है, फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाके वो गिर जाती है और सुंदरबन डेल्टा ही बनाती है। गंगा नदी बहुत ही हमारी पवित्र गंगा है। उसकी जो गंगा की नदी है वो 25 किलोमीटर के लगभग है। 25 किलोमीटर वो बहती है, मतलब कि 2525 किलोमीटर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसी एरिया में कन्नौज है, यूपी में। तो कन्नौज को हड़पने के लिए कैसे अलग अलग लोग सामने आते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, पीछे एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाएगा और अलग अलग चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़े। किन किन राजाओं ने लड़ाई लड़ी, तो देखिए अब किन किन राजाओं ने लड़ाई लड़ी अब हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये दिखा रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, ओके, ये देखिए सेंचुरीज, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग टाइम में अलग अलग रूलर हुए हैं कन्नौज को हासिल करने के लिए। ओके, कन्नौज को हासिल करने के लिए गुज्जर प्रतिहार, एक तो ये हो गया नंबर 1। ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर नंबर 2, ये हो गया नंबर 2। पाल डायनेस्टी नंबर 3। ओके, नंबर 3, ये देखिए नंबर 3, ये पाल डायनेस्टी के जो है नंबर 3 में आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए नंबर 3, ये देखो नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये नंबर 3 हो गया। तो इन तीनों ने मिलकर कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई लड़ी। इसीलिए कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया इन्होंने? लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों की स्ट्रगल को, इन तीनों की आपस की फाइट को इतिहासकार ने एक नाम दिया 3 पार्टी स्ट्रगल। 3 पार्टी स्ट्रगल, देखो ये लिखा हुआ है नीचे। भाई जब एक ही एरिया को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे 3 राजवंश, 3 डायनेस्टीज, तो उसको क्या कहेंगे? ट्राई पार्टी स्ट्रगल। ट्राई पार्टी मतलब 3 समूहों का संघर्ष। ठीक है, ओके, अब देखो तो क्या हुआ फिर कन्नौज का? कभी कोई कंट्रोल करेगा, कभी कोई कंट्रोल करेगा, कभी एक को हरा देंगे, फिर कन्नौज उसके पास आ जाएगा। ऐसे बारी बारी उसको कंट्रोल करते जाएंगे और लड़ाइयाँ लड़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर जब कंट्रोल करते थे तो भाई उसका रिसोर्स भी यूज़ करते थे। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करने के बाद उसके रिसोर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो उसके रिसोर्स का भी यूज़ करते थे, पावर का भी, रिसोर्स का भी वहाँ पर यूज़ करते थे। और फिर वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। मंदिर क्यों बनवाते हैं राजा? भाई बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे तो आप ये मान के चलो कि वहाँ की पब्लिक मंदिरों में आएगी, राजा के बारे में बड़ाई करेगी, वाह यार राजा ने कितना ख्याल रखता है राजा, कितना हमारा ध्यान रखता है राजा कि भाई मंदिर बनवाया हमारे लिए। मतलब राजा मंदिर बनवा ले तो ये मान लो कि वो प्रजा पे कंट्रोल कर सकता है। उस जमाने में ये थिंकिंग होती थी, इसीलिए राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। जैसे उड़ीसा का पुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर है, रामेश्वरम धाम नीचे है, साउथ में तो बहुत सारे मंदिर है। एक बहुत ही फेमस आएगा निशुम्भ शुंभनी देवी का मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर रहा। और मंदिरों के अंदर क्या कलाकारियाँ की जाती थी, क्या गजब के कलाकार होते थे। उनकी बिल्डिंग स्टाइल, उनके अंदर मूर्तियाँ, राजाओं की देवताओं की मूर्तियाँ, गर्भगृह बनाया जाता था, वहाँ पर देवता की बड़ी सी मूर्ति लगाई जाती थी। और फिर वहाँ लोग आते पूजा करने के लिए और राजा की बड़ाई करते। जितनी राजा की बड़ाई होती ये मान लो हो गया काम बढ़िया, फिर मजे आ गए समझो, फिर राजा का कंट्रोल बन जाएगा। इसीलिए मंदिर बनाए जाते थे। इसीलिए क्या बनाए जाते थे? मंदिर बनाए जाते थे। तो बड़े बड़े साम्राज्य हुए जिनमें मंदिर बनाए और फिर मंदिर बनाए जाते। अच्छा एक चीज़ और भी है, जब मंदिर बनाए जाते तो उनमें देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए राजा सोना चांदी भी लेके आते, मालाएं चढ़ाते देवी देवताओं को, बहुत सारा सोना चांदी उनमें होता। तो इसी वजह से बाहर के अटैकर आए इंडिया में, जैसे अफगान रूलर,
ईरान का रूलर आया 1739 में, जब यहाँ मुगल कमज़ोर हो गए थे तो नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। खतरनाक अटैकर कौन था वो? नादिर शाह, पहले नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह। ये देखिए ये कब आया था? 1739 में। लेकिन उससे पहले तो बहुत आ गए भाई, उससे पहले तो बहुत आ गए। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो। एक आया था महमूद गजनवी, ठीक है, ये देखो दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये लोग आते थे और टारगेट हमेशा टेम्पल को रखते थे। क्यों? अरे वहाँ के राजा ने बड़ा सारा मंदिर बनवाया और मंदिर में गोल्ड वगैरह रख दिए, तो क्या गोल्ड लूटने के लिए नहीं आएंगे? भाई गोल्ड भी लूट सकते हैं, वहाँ के कॉइन्स भी लूट सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं मंदिरों की, वो लूट सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग अटैकर आते गए। जैसे कि एक अटैकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुल्तान महमूद गजनी। सुल्तान महमूद गजनी ये अफगानिस्तान से आया था। इसने कब आया? ये 997 से लेकर 1030 तक, 997 से लेकर 1030 तक उसने लगातार अलग अलग एरिया पे अटैक किया। और एक समय तो ऐसा आया कि वो पूरे सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल कर रहा था, वो पूरे सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल कर रहा था। इतनी जगह पर उसने अटैक किए। क्या नाम था उसका? महमूद गजनी, महमूद गजनी, सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है। ओके, तो देखिए उसने अलग अलग एरिया पर अटैक किया, ईरान को कंट्रोल किया, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट को, मतलब कि जो सिंध का एरिया है, पंजाब का एरिया है, दिल्ली का एरिया है, राजस्थान का एरिया, उसके ऊपर कंट्रोल किया उसने। ओके, ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसने इस भारतीय महाद्वीप पर लगभग हर साल अटैक किए, 1 साल 2 साल लगातार, मतलब करता ही रहा। देखो दिखा रखा उसने 997 से लेकर और 1030 तक वो लगातार अटैक में लगा हुआ था। लूटपाट करते, अपने देश में ले जाते, यहाँ से लूटपाट करते और अपने देश ले जाते, अफगानिस्तान ले जाते और उन लोगों को अमीर बनाते। अब तुम कहोगे भाई वो इधर क्यों आते लूटने के लिए? क्योंकि अफगानिस्तान में भैया वहाँ पे ना तो फसल वगैरह होती थी उस टाइम में, और आज भी नहीं होती, कम होती है, क्योंकि पानी वाला एरिया नहीं है। इरिगेशन से वो लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पानी नहीं है, मतलब कि बारिश नहीं होती। एनुअली 10 सेंटीमीटर का रेशियो मुश्किल से होता है वहाँ पे, मतलब 10 सेंटीमीटर। और हमारे हरियाणा में लगभग 50, 70, 75 लगभग इतनी रेनफॉल होती है। तो उनके यहाँ बारिश कम होती है, इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा है। ओके, तो ये लोग अटैक करने के लिए मंदिर पर आते यहाँ पे और लूटपाट करके चले जाते। जैसे सबसे खतरनाक अटैक इन्होंने दिखाया उस जमाने में, सबसे खतरनाक अटैक था, ठीक है, जो कि सोमनाथ के टेम्पल का अटैक है। 17 बार अटैक किए गए थे, 70 टाइम। कितने टाइम? 17 टाइम अटैक किए गए थे सोमनाथ के मंदिर। मतलब इतना सारा गोल्ड ज्वेलरी भरा पड़ा था यहाँ पे। 17 बार अटैक किए गए, गजब के अटैक थे, ठीक है। ओके, और बहुत सारा यहाँ से ले गया, बहुत सारा सोना चांदी यहाँ से ले गया और अपनी सिटी गजनी को बहुत ही शानदार सिटी उसने बना दिया, चुरा ले गई सब कुछ, और अपने देश के अंदर अपनी कैपिटल सिटी को सबसे बढ़िया बना दिया उन्होंने, सबसे बढ़िया बना दिया। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, उस जमाने की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो महमूद गजनी जब आया था ना, देखो ये महमूद कौन आया, महमूद गजनवी जब आया तो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा लेखक भी आया था उस टाइम में, एक बड़ा राइटर आया था जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है अल-बेरूनी। देखो ये रखा अल-बेरूनी, क्या लिखा है इसका नाम? अल-बेरूनी, अल-बेरूनी, ठीक है, अल-बेरूनी। ये बहुत ही बड़ा राइटर था जो इसके साथ ही इंडिया में आया और उसने इंडिया के बारे में एक बुक भी लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। हिंद मतलब इंडिया, किताब मतलब बुक। उसने एक बुक लिखी जब वो गजनी के साथ यहाँ पर आया अटैक करने के लिए। जब गजनी आया तो यहाँ इंडिया में वो बहुत दिनों तक रुका रहा और फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर अटैक किया। तो इंडिया के बारे में उसने बहुत बड़ी एक अच्छी बुक लिखी। इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में पहले क्या था, मतलब कि अलग अलग सोर्स के बारे में बात हो रही है ना कि भाई हिस्ट्री के अलग अलग सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें ये बुक्स भी बड़ी फेमस रही है। और फिर संस्कृत के स्कॉलर भी बहुत सारे थे जिन्होंने इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी। तो हिस्टोरियन के लिए तो ये बढ़िया सोर्स का काम करती है भाई, है कि नहीं? हिस्टोरियन तो इन सोर्स का यूज़ करेगा और इतिहास लिख देगा, समझ रहे हो? आगे उसके बाद देखो, अब ये तो हो गया था एक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल महमूद गजनी का। और एक और एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे अदर किंग, एक और एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे नंबर 2, एक और एग्जाम्पल आ गया। इसमें चाहमान रूलर पर अटैक हुआ,
चौहान रूलर, ठीक है। तो चौहान जो बहुत ही फेमस रहे हैं दिल्ली में, जिसका एक सबसे फेमस राजा रहा है पृथ्वीराज चौहान। ये देखो पृथ्वीराज चौहान सबसे फेमस रहा है। इसका राज्यकाल रहा था 1168 से लेकर 1192 तक। कब तक रहा था? 1168 से लेकर 1192 के बीच में पृथ्वीराज थर्ड रहे हैं। बहुत ही फेमस राजा था, बहुत ही फेमस राजा। तो उस समय वो कहाँ का राजा था? दिल्ली और अजमेर का। किसकी बात कर रही है? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का राजा, बहुत ही फेमस राजा था। तो उस पर फिर इन्होंने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? गौरी। ये देखो गौरी ने अटैक किया 1191 में, गौरी ने अटैक किया। अब ये कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान, अफगान रूलर था। लेकिन हुआ क्या? गौरी हार गया बेचारा। जब पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया तो गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया। इस वार को हम तराइन की वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तराइन की वार। देखो 2 वार लड़ी गई थी। एक तो वार 1, ठीक है, इसको कहते हैं तराइन वार 1। देखो इसको क्या कहते हैं? तराइन वार 1, ठीक है, ओके। इसको देखो ये तराइन वार फर्स्ट, ठीक है। देखो एक तो ये रही, एक तराइन वार सेकंड, ठीक। ये देखो 2 वार लड़ी गई थी। तो पहली वार में पृथ्वीराज चौहान पे अटैक हुआ। कब हुआ? 1191 में। किसने अटैक किया? गौरी ने। किसने अटैक किया? ठीक, एक तरफ कौन है? गौरी। कौन है? गौरी। उसका पूरा नाम क्या है? देखो ये लिखा हुआ, सुल्तान मोहम्मद गौरी, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ये देखिए एक तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो इन दोनों के बीच में ये फाइट होती है, ओके। एक तरफ गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने अटैक किया। गौरी ने क्या किया? अटैक किया और हार गया, डिफीटेड। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, जाने दिया। वो जाओ भाई जाओ, कोई बात नहीं, अटैक किया, माफी मांगो और निकलो यहाँ से। लेकिन अगले ही साल, पहली बार में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन अगले ही साल फिर तराइन वार सेकंड हुई 1192 में, ठीक है। इस बार फिर गौरी ने अटैक किया। सेकंड अटैक भी गौरी का ही था, ठीक है, फर्स्ट अटैक भी गौरी का ही था। फिर उसने अटैक किया और अटैक करके पृथ्वीराज चौहान पे उसको पकड़ लिया, मार दिया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया, आंखों में गरम गरम सलाखे घुसाकर उसे मार दिया गया। लेकिन ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत का बदला बाद में उसके एक बहुत ही फेमस उसका रहा है कमांडर, एक राज कवि भी रहा है, चंदबरदाई रहा है, ठीक है, राज कवि उसका राइटर, ठीक है। और उसने फिर बाद में जो है गौरी को मार डाला। इसने फिर क्या किया? मर्डर किया, गौरी का मर्डर किया उसने, ठीक है। तो ये कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे लोगों ने माफ़ किया, फिर उसने माफ़ नहीं किया, अटैक करने के लिए वापस आया, धोखेबाज था। यहाँ आसपास के राजाओं को भी उसने अपने साथ मिला लिया था। राजा जयचंद के बारे में भी किस्से मिलते हैं कि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने में गौरी का साथ दिया था। तो बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये देखो नेक्स्ट ईयर की बार दिखा रहा है, ये 1192 जो मैंने यहाँ लिख दिया, समझा दिया आप लोगों को। इसी बीच में देखो चालुक्य रूलर भी रहे हैं, चालुक्य डायनेस्टी के लोग, जो गुजरात और गेंदलवाज, ठीक है, जो गधलवाज, जो वेस्टर्न यूपी का जो एरिया पड़ता है वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करके जो है बहुत बढ़िया लेवल पे उन्होंने इसको अटैक किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि अटैक करके अपना जो है धन संपत्ति वो इकट्ठी करते हैं और उसके बाद में बहुत ही वेल्दी हो जाते, बहुत ही फेमस हो जाते, ओके। अब देखिए आगे, अब कहानी आती है हमारी इसके बाद उरैयर टू तंजावुर। अब ये देखिए बहुत ही फेमस स्टोरी है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे और बहुत सारे राजाओं ने, अलग अलग न्यू किंग्स ने कैसे उरैयूर को जीता, फिर तंजावुर को जीता। देखिए उरैयूर और तंजावुर लिखा हुआ है। और फिर किस तरह से इन लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई। ये देखो टेम्पल्स दिखा रखे हैं, ये मूर्तियां बनाई इन्होंने।
ये देखो सबसे फाइन और बेहतरीन मूर्तियाँ उस समय की हुआ करती, कैसे लोग एग्रीकल्चर करते थे, क्या तरीका होता था एग्रीकल्चर करने का, है कि नहीं, और कैसे ये प्रशासन करते थे एम्पायर में, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और किस तरह से ये ब्राह्मणों को लैंड डोनेशन दिया करते थे, किस तरह से वो लैंड डोनेशन दिया करते थे। देखो ये देखिए लैंड डोनेशन किस तरह से, किस किस टाइप की लैंड उनको दी जाती थी, किस किस तरीके का उनको जो है दिया जाता था। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है पूरा ये देखो ये ब्रह्मदया, शैल भोगा, देवदाना, पोच, ये अगली बार हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम बहुत तरीके से इनको डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या है इंस्क्रिप्शंस और उनके बारे में क्या टेक्स्ट लिखे होते थे, भाई किसको जो है सभा के अंदर मेंबर रखा जाएगा। सभा भी होती थी गाँव में, जो ये आपके तमिलनाडु का एरिया होता था उसमें उर नाड़ू वगैरह बनते थे, छोटे छोटे गांव होते थे वहाँ पे, तो ये लोग बनाते थे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में फिर हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना के अंदर भी एक डायनेस्टी हुई है जो उन्होंने कंट्रोल किया पूरे एरिया को, तो ये हम अगली बार हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सभी अपना ख्याल रखें बेटा। लॉकडाउन के दौरान में सबसे बढ़िया बात है कि आप एक्टिव बने रहो। एक्टिव जितना बने रहोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छे से मन करके पढ़ाई करो, सुबह उठ कर बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होकर नहा धोकर भगवान की पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद फिर पूरे मन से अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श कीजिए, और उसके बाद फिर पूरे मन से पढ़ाई करने बैठ जाइए। ठीक है, लॉकडाउन बेटा बहुत बुरी है, जब भी त्रासदियाँ आती हैं, ये जब चीज़ें होती हैं तो न्यू जनरेशन का नुकसान होता ही होता है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करेंगे। ओके, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ है, बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए। ओके, बाय।